तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे बेहद डेंस और कई सालों तक चले इंटेलिजेंस ऑपरेशन को डिकोड करने वाले हैं जिसका क्लाइमैक्स फरवरी 2026 की उस ऐतिहासिक स्ट्राइक के रूप में हुआ। मेरा मतलब है, इस अकेले मिशन ने मॉडर्न जासूसी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन पास्चर की। आज हम डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और एआई के उस जाल को समझेंगे जिसने इस इम्पॉसिबल मिशन को मुमकिन बनाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एक ऐसे टारगेट को कैसे ट्रैक किया जाए जो पूरी तरह से ऑफ द ग्रिड काम करता हो। और ये सवाल बिल्कुल सही है। 2017 तक तो समझ लीजिए एक तरह का डेडलॉक ही था। अगर आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाते तो उनकी जगह नए लोग आ जाते, साइट्स उड़ाते तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाती। लेकिन फिर 2018 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी गेम ही पलट दी। तेहरान के एक वेयरहाउस से पूरे आधे टन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराए गए। इस एक भयंकर हेस्ट ने स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल दिया। अब मकसद सिर्फ प्रोग्राम को रोकना नहीं था, बल्कि सीधा लीडरशिप के पीछे जाना था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अभेद्य किले की, यानी पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड। अगर हम एक मिलिट्री एनालिस्ट के नज़रिए से देखें ना, तो 30 एकड़ में फैला ये कंपाउंड किसी नामुमकिन से टारगेट जैसा था। सिक्योरिटी की एक दो नहीं, पूरी कई लेयर्स थी यहाँ। सबसे बाहर की लेयर तो बस इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को सिक्योर करती थी। फिर आता था एक 350 मीटर का मिड रेंज रेडियस, और उसके भी अंदर बैत ए रहबरी के चारों ओर 500 मीटर का इनर सैंक्टम, जहां अंसार अल महदी और वली ए अम्र जैसे इलीट गार्ड्स तैनात थे। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी की नहीं है। वहां मोबाइल जैमर्स और फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स का ऐसा तगड़ा इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछा था कि कोई भी नॉर्मल सर्वेलेंस तो बस काम ही करना बंद कर दे। और ये फिजिकल कॉन्ट्रास्ट देखिए, सच में हैरान करने वाला है। जमीन के ऊपर तो आपको बिल्कुल आम सरकारी ऑफिस दिखेंगे, लेकिन जमीन के नीचे एक ऐसा डीप अंडरग्राउंड बंकर नेटवर्क जो बड़े से बड़े ब्लास्ट को भी झेल जाए। जरा सोचिए, सिर्फ लिफ्ट से नीचे जाने में ही 5 मिनट लग जाते थे। अंदर करीब 5 किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल था जो सीधे स्कूलों, मस्जिदों और शाहिद शुरीदेह जैसे मेडिकल सेंटर्स से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल एक परफेक्ट शील्ड। तो अब आते हैं जासूसी के इस चूहे बिल्ली वाले खेल पर। जब हम इन दोनों पक्षों के सर्विलांस और काउंटर सर्विलांस को आमने सामने रखते हैं तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओरियन के H-11 और ओफेक जैसी सुपर हाईटेक सैटेलाइट्स ऊपर आसमान से नजर रखे हुए थीं और पाइन गैप से सिग्नल्स पकड़े जा रहे थे। दूसरी तरफ ईरान के काउंटर मेजर्स, जो काफी लोटेक थे लेकिन कमाल के असरदार थे। वो लोग सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स कैलकुलेट करते थे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो पूरी तरह बैन ही कर दिए गए थे। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल होता था ताकि कोई सिग्नल लीक न हो। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस जुटाने के लिए अमेरिका उनके कचरे और फूड डिलीवरी तक को ट्रैक कर रहा था। और इसके जवाब में ईरान क्या करता था? वो बाहर से आने वाले विदेशी ऑफिशियल्स की आंखों पर ही पट्टी बांध देते थे ताकि कोई प्रोटोकॉल लीक न हो जाए। क्या बात है! लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है। और यहीं पर काम आया रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग। आसान भाषा में समझे तो कंपाउंड के अंदर चाइनीज हिकविजन और टियांडी के जो कैमरे लगे थे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया था। बस इसी एक तकनीकी खामी या कह लीजिए वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया गया। एक रिमोट हैक के जरिए उस अभेद्य किले के अंदर का लाइव विजुअल फीड सीधा हैकर्स की स्क्रीन्स पर पहुंच गया। मतलब जिन्होंने वो किलेबंदी की थी, उन्हीं की आंखें अब दुश्मनों के लिए काम कर रही थीं। अब देखते हैं कि मेवन स्मार्ट सिस्टम या कह ले एआई ने यहाँ क्या जादू किया। इतने सारे डेटा पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है अगर आप उन्हें समझ ना सकें, राइट? यहाँ पर मेवन स्मार्ट सिस्टम की एंट्री होती है। ये एक पेंटागन लिंक्ड एआई प्रोसेसिंग इंजन है जिसे पैलेंटियर ने बनाया था। इस एआई ने उन लाखों गीगाबाइट के डेटा को प्रोसेस किया। सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्टेड कॉल्स, ग्राउंड की रिपोर्ट्स, इन सब को एक साथ मिलाकर पैटर्न्स को समझा और संभावित टारगेट्स की सटीक पहचान की। और ये नंबर 98.7%, ये वाकई में माइंड ब्लोइंग है। इस एआई ने 98.7% की अचूक सटीकता के साथ डेली मूवमेंट पैटर्न्स की भविष्यवाणी की। मतलब ये एआई इतना स्मार्ट था कि इसे ड्राइवर की शिफ्ट बदलने का टाइम तक पता होता था। यहाँ तक कि ये टारगेट के चलने के तरीके, यानी उनकी वॉकिंग पोस्चर को एनालाइज कर लेता था। तो अगर कोई बॉडी डबल इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे तो एआई तुरंत पकड़ लेता था कि नहीं, ये असली इंसान नहीं है। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चलिए अब इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल बदलाव को समझते हैं।
देखिए, इंटेलिजेंस चाहे कितनी भी सॉलिड क्यों न हो, जब तक पीछे से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस टाइमलाइन को देखिए। अप्रैल 2024 में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई को होल्ड पर रखा हुआ था। लेकिन नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल लीडरशिप में बदलाव आता है और इस राजनीतिक शिफ्ट के बाद जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च होता है। फाइनली नवंबर 2025 आते-आते फाइनल स्ट्राइक की पूरी टाइमलाइन सेट कर दी जाती है। और इन राजनीतिक फैसलों को शेप करने में प्राइवेट फंडिंग का बहुत बड़ा रोल रहा। मिरियम अडेल्सन जैसे अरबपति डोनर्स ने पॉलिटिकल कैंपेन्स में बड़े पैमाने पर पैसा लगाया। स्पष्ट रूप से देखें तो इस फंडिंग ने एक हार्डलाइन अप्रोच को काफी हद तक सपोर्ट किया और इसी वजह से वो जरूरी राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन मिल पाया जो इस स्ट्राइक को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए था। तो अब आते हैं उस दिन पर जब इस फाइनल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। फरवरी 2026 के उस क्लाइमैक्स तक चीजें कैसे पहुंची, जरा वो टाइमलाइन देखते हैं। 23 फरवरी को डिजिटल इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि भाई एक बहुत बड़ी लीडरशिप मीटिंग होने वाली है। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था 27 फरवरी का दिन। बहुत ही क्रिटिकल ह्यूमन इंटेलिजेंस ने इस बात को कंफर्म किया कि मीटिंग रात को नहीं बल्कि सुबह होगी। और सबसे बड़ा खुलासा, वो मीटिंग नीचे बंकर में नहीं बल्कि ऊपर सरफेस लेवल पर होने वाली थी। बस इसी पक्की खबर के बाद 28 फरवरी की सुबह 7:30 बजे नेवतिम एयरबेस से F-35 जेट्स उड़ान भरते हैं और ठीक 9:40 पर हाइपरसोनिक मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करती हैं। पर टारगेट तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस को पैरालाइज करना बेहद जरूरी था और ये 3 स्टेप्स में हुआ। पहला, यूनिट 8200 ने सालों पहले ही उनके सिस्टम की सप्लाई चेन में जो स्लीपर मालवेयर छिपा रखा था उसे एक्टिवेट कर दिया गया। दूसरा, यूएस नेवी के EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट्स ने पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग शुरू कर दी ताकि रडार्स अंधे हो जाएं। और तीसरा, वर्षों से स्मगल करके छिपाए गए ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सटीक S-300 और बावर 373 बैटरियों को उड़ा दिया गया। एयर डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। और फिर सुबह 9:40 पर वो निर्णायक स्ट्राइक हुई। 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइलें दागी गई। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर हाइपरसोनिक स्पीड से वापस आते हुए इन मिसाइलों ने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसी मीटिंग रूम को निशाना बनाया। पास्ट के मिशंस में हमने देखा है कि टारगेट्स अक्सर अपनी जगह बदल लेते थे और बच निकलते थे, लेकिन इस बार ये स्ट्राइक इतनी अचानक और सटीक थी कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही रडार साइट्स पर भी कोऑर्डिनेटेड सेकेंडरी स्ट्राइक्स की गई। अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, वो सबसे बड़ी चूक जिसने ये सब होने दिया। इतने हैवी सिक्योरिटी नेटवर्क के बाद भी ये मिशन सक्सेसफुल कैसे रहा? अगर हम पूरा निचोड़ निकालें तो ये 3 सबसे अहम ब्रेक थ्रू सामने आते हैं। पहला, 2018 का तेहरान आर्काइव हेस्ट, जहां से सारी बुनियाद पड़ी। दूसरा, वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कैमरा हैक जिसने लाइव वीडियो फीड दी। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, 27 फरवरी को मीटिंग की लोकेशन का लीक होना। ये साफ दिखाता है कि टारगेट के एकदम इनर सर्कल में ह्यूमन एसेट्स को कितने परफेक्ट तरीके से प्लांट किया गया था। लेकिन इन सब के बीच ना एक ऐसी चूक हुई जिसे फेटल एरर कहा जा सकता है। टॉप लीडरशिप की पूरी मीटिंग को उस ब्लास्ट प्रूफ बंकर से निकालकर सरफेस लेवल के एक ऐसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया जो पूरी तरह से वल्नरेबल था। मतलब एक ऐसी गलती जिसने सालों की सिक्योरिटी को एक पल में बेकार कर दिया और टारगेट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ये एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या उस अभेद्य किले को किसी ऐसे इंसान ने गिरवाया जो उनके बहुत करीब था? क्या ये एक इनसाइड जॉब था? कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी का इस हमले में बच निकलना और मीटिंग को अचानक सरफेस पर शिफ्ट करने की वो जानलेवा गलती, ये सब मॉडर्न जासूसी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद कभी पूरी तरह बाहर न आएं। लेकिन एक बात तो तय है, आज के इस AI और सैटेलाइट्स के दौर में जिसे हम एब्सोल्यूट सिक्योरिटी कहते हैं, क्या वो वाकई में मौजूद है या सिर्फ एक भ्रम है? सोचने वाली बात है ना?